मैं मनीषा खंडेलवाल बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ जो आपके एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो श्योर आप इस वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन को समझें, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं, क्यों? क्या समझना है हमारा क्वेश्चन क्या होगा बेटा एग्जाम में? वो आप लोगों से पूछेगा कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं, क्यों? तो बेटा देखिए, पहले हम लोग ये जाने कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल क्या है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो देखिए बेटा, एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल होता है C6H5SO3H और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है C6H5COOH। तो हमसे कहा जा रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, किसके कंपेयर में? बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में। ठीक, या इस एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? बेंजोइक अम्ल की तुलना में। ठीक है, तो उसने हम लोगों से पूछा है कि बताइए बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजोइक अम्ल की तुलना में प्रबल अम्लीय क्यों होता है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में प्रबल अम्लीय क्यों होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले हम लोग ये देखेंगे बेटे जी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। देन हम लोग ये देखेंगे कि इसका एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम लोगों को यहाँ देखनी है। तो देखिए किस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखने वाले हैं बेटा? एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल बनाने की विधि। तो आप लोगों के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रिपेयर करें जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। ओके, तो देखिए बेटा बनाने की विधि। कैसे बनाते हैं इसे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं और बेंजीन का रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं तो इस मेथड को बेटा हम लोग बोलते हैं सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन। अभी सल्फोनेशन में क्या होगा? बेंजीन रिंग से SO3H आके जुड़ जाएगा। जब बेंजीन रिंग से SO3H आकर जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अगर बेटा आप लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह यूज़ करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होगा? अगर हम लोग यहाँ पर
फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, तो बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो SO3H ही, लेकिन 2 SO3H यहाँ पर आकर जुड़ेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये तो हुआ इसका प्रिपरेशन मेथड। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, तो आप उसका मेथड क्या लिखेंगे कि बेंजीन का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बन जाता है बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम यही रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, तो बन जाता है बेंजीन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। अब क्वेश्चन अपना सेकेंड पार्ट, वो आपसे पूछ रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। ठीक, तो देखिए इनकी अम्लीयता की हम लोग क्या करेंगे, तुलना करते हैं। देखिए बेटा, अम्लीय प्रकृति 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या क्या याद रखना है आपको कि जो जितना आसानी से H+ आयन लूज करता है, जो जितनी आसानी से कौन सा आयन लूज करता है, H+ आयन लूज करता है, उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। जो जितनी आसानी से H+ आयन लूज करता है उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। तो पहला तो हमें ये देखना है कि कौन आसानी से H+ आयन लूज कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट, H+ आयन लूज करने के बाद, H+ आयन लूज करने के बाद जो आयन बना है ना बेटा, जब इस H+ आयन को लूज किया तो एक आयन बना, वो आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो आयन जितना ज़्यादा स्थायी होगा, अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही अधिक होगी। ओके, क्या कह रही हूँ बेटा, एक तो पहली बात कि H+ आयन आसानी से लूज होना चाहिए, जो जितनी आसानी से H+ आयन लूज करेगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। दूसरी बात, H+ आयन लूज करने के बाद जो आयन बना, वो आयन जितना ज़्यादा स्थायी होगा, H+ आयन लूज करने के बाद जो आयन बनता है वो आयन जितना ज़्यादा स्थायी होता है, अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसी के बेसिस पे हमें अपना आंसर देना है। देखिए जरा, क्वेश्चन क्या था कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय है। तो देखिए बेटा, ये है आपका एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल। आप चाहे तो इसे ऐसे लिखें, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पर C∪O का इफेक्ट है -I और इसका इफेक्ट भी कौन सा है, -I, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले 2 ग्रुप हैं। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसका -I इफेक्ट C∪O के कंपेयर में ज़्यादा होगा। -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को जितना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H+ आयन उतनी ही आसानी से लूज हो जाएगा। -I इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। ये क्या है अपना एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है अपना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो आप देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट SO2 में भी है, माइनस आई इफेक्ट कार्बोनिल ग्रुप में भी है, लेकिन SO2 का माइनस आई इफेक्ट कार्बोनिल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही आसानी से क्या लूज़ करेगा, H+ आयन को लूज़ करेगा। सेम एयर, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H+ आयन को लूज़ करेगा, लेकिन SO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो H+ आयन को ज़्यादा आसानी से लूज़ करेगा। तो क्योंकि बेटा सल्फोनिक एसिड में SO2 का माइनस आई इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए ये आसानी से H+ आयन लूज़ करता है और ये आसानी से H+ आयन लूज़ नहीं करता है। तो ये आसानी से H+ आयन लूज़ कर रहा है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। पहली बात, ठीक। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या होगा कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। SO2 का माइनस आई इफेक्ट C+O की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ज़्यादा आसानी से H+ आयन मुक्त करता है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मैंने आपको बोला कि बेटा हमें ये याद रखना है, H+ आयन लूज़ करने के बाद जो आयन बना, उस आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा एक बार हम देखें कि H+ आयन लूज़ करने के बाद, H+ आयन लूज़ करने के बाद जो नेगेटिव आयन बना वो किसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए बेटा किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, ये एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसने H+ आयन लूज किया तो बन गया एरोमेटिक सल्फोनेट आयन, और इसने H+ आयन लूज किया तो बन गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखिए सल्फोनेट आयन और कार्बोक्सिलेट आयन में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। अगर हम लोग सल्फोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनेंगे बेटा, एस डबल बॉन्ड ओ ओ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए तो क्या होगा बेटा, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ आएगा तो बनेगा एस डबल बॉन्ड ओ ओ पर सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट बनाइए, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये सल्फोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन की बनाए बेटा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड ओ पर नेगेटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट, देन ये इधर शिफ्ट होगा। तो आप देखिए कार्बोक्सिलेट आयन की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2 और सल्फोनेट आयन की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सल्फोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्योंकि सल्फोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3 और कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सल्फोनेट आयन की ज़्यादा है तो इसलिए सल्फोनेट आयन ज़्यादा स्थायी है कार्बोक्सिलेट की तुलना में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक प्रबल अम्लीय होते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट तैयार हो गए बेटा। 2 पॉइंट्स में आपको क्या लिख के आना है। फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। सल्फोनिक एसिड में नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है,
कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में, इसलिए उसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है। दूसरा, H+ आयन लूज करने के बाद जो आयन बना वो आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है एसिडिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपने लोगों ने देखा सल्फोनेट आयंस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा हैं कार्बोक्सिलेट आयन के कंपेयर में, तो इसलिए सल्फोनेट आयन ज़्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में, इसलिए एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक प्रबल अम्लीय होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आ सकते हैं। उसमें आपको बनाने की विधि शो करनी है, देन नेचर एसिडिक क्यों होता है, उसके दोनों पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में क्लियर करके आने हैं। ओके, तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब